मॉर्निंग क्लास 9th। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। अभी तक हम पढ़ रहे हैं चंद्रग्रहणा से लौटी बैल। चूँकि ये कविता है और केदारनाथ अग्रवाल की लिखी हुई कविता है, थोड़ी बड़ी कविता है। इस कविता में केदारनाथ अग्रवाल ने पूर्ण रूप से प्रकृति का मानवीकरण किया है, प्रकृति को एक मानव के रूप में रख करके बताया है ना। जैसे कि हमने देखा चना कभी सहरा बांधता नहीं, पगड़ी बांधता नहीं, लेकिन उन्होंने चने पर पगड़ी बांधी है। अलसी जो है उसको हटीली बताया है ना, कि वो भी हट करके बैठी है। सरसों को पीले हाथ करके बताया है ना, कि सरसों स्वयंवर पर बैठी है या फिर मंडप में बैठने वाली, उसके पीले हाथ हो चुके हैं, है ना। पत्थरों को पानी पीते हुए बताया है। तो इस तरह से उन्होंने प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति का वर्णन किया है ना, और वो पूर्ण रूप से मानवीकरण किया है। चलिए आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 121 पर। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डाल का एक काले माथ वाले चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फोरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चुटुल मछली चोंच पीली मैं दबाकर दूर उड़ती है गगन में, ओ यही से, है ना। अब यहाँ पर उन्होंने बगुले की बात हमने पिछली क्लास में भी की थी कि बगुला क्या करता है, तालाब या नदी में बीचों में खड़ जाता है और वो ध्यान करता है कि कब मछली आए और मछली जैसे ही आती है उसको अपनी चोंच में भर करके वो निकल लेता है ना। अपनी चोंच में दबा करके गले में गटक लेता है सीधा, या फिर चोंच में दबा करके उसको आगे के लिए बढ़ जाता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, काले माथ वाली चतुर चिड़िया बगुला को कहा है। श्वेत पंखों के झपाटे मार टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, है ना। श्वेत मतलब उसके पंख भी सफेद होते हैं और माथा काला होता है। तो वो कह रहे हैं कि टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली। एक उजली चटुल मछली मतलब होशियार, जो तैरने में तैराक होती है, उसको चटुल मछली का है। चोंच पीली मैं दबाकर दूर उड़ती है गगन में, है ना। वो उस मछली को चोंच में भर करके गगन में उड़ता जाता है, हवा में उड़ता जाता है। ओ ऐसे भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं है। अब वो क्या कहता है कि अब वो वहाँ से उठ करके आगे की ओर बढ़ता है। भूमि ऊंची है जहाँ से, है ना, मतलब जहाँ से भूमि और भी ऊंची हो जाती है, मतलब वो सपाट मैदान से थोड़ा सा ऊंचे की बात कर रहा है। रेल की पटरी गई है, मतलब रेल की पटरी क्या होता है, जमीन से ऊंची होती है ना। पहले उसमें गिट्टी भरी जाती है, मिट्टी डाली जाती है, फिर उसमें लोहे की पटरी डाली जाती है। तो वो यही कह रहा है कि जहाँ से मिट्टी ऊंची है, रेल की पटरी बिछी हुई है, मैं वहाँ पर बैठा हूँ और यहाँ पर ट्रेन का टाइम नहीं, मतलब इन पटरी पर अभी ट्रेन गुजरने वाली नहीं है, मैं स्वच्छंद हूँ, आज़ाद हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है बांझ भूमि पर, इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, है ना। अब वो कह रहा है कि चित्रकूट जगह का नाम है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, है ना। अब वो पहाड़ियों की बात कर रहा है कि चित्रकूट में चौड़ी चौड़ी पहाड़ियाँ हैं लेकिन ज़्यादा ऊंची नहीं है, कम ऊंची पहाड़ियाँ हैं, दूर दिशाओं तक फैली है, वो काफ़ी लंबी चौड़ी फैली हुई है चित्रकूट की पहाड़ियाँ। बांझ भूमि पर, बांझ भूमि का मतलब होता है जिस भूमि में कुछ भी उगता नहीं हो, बंजर भूमि। बांझ भूमि मतलब बंजर भूमि जिसमें कोई भी फसल नहीं उगती हो। इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। इधर उधर रीवा के पेड़ मतलब जो कांटेदार पेड़ होते हैं उनके बारे में बात की, जैसे रीछ का पेड़ होता है, बबूल का पेड़ होता है, ये कांटेदार पेड़ होते हैं ना। तो इनको कहा है कि बेकल का पेड़ होता है कि इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, मतलब कांटेदार पेड़ जो है वो उस बंजर भूमि में इधर उधर लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता सुग्गे का स्वर, है ना। अब उन कांटेदार और उस धूप वाली और बंजर भूमि में भी सुग्गा एक पक्षी का नाम होता है जो कि मधुर टेंटें करता रहता है ना। तो वो कह रहा है कि उस बंजर भूमि में भी जहाँ
कांटेदार पेड़ लगे हुए हैं उस बंजर भूमि में। सुग्गे का पक्षी जो है, या सुग्गे नाम का पक्षी है, वो टेंटे करता है और उसकी मधुर आवाज़ उस विवान जगह पर भी बहुत ही अच्छी लगती है। सुग्गे का स्वर टेंटे टेंटे सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, है ना। अब मान लो बंजर भूमि में कोई भी पक्षी या फिर कोई भी पशु जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, कांटे कांटे मिलते हैं, छाया भी नहीं होती है। अब ऐसी स्थिति में भी यदि वहाँ पर पक्षी मिल जाए, वहाँ पर पक्षियों की आवाज़ मिल जाए, तो सुनने वाले को थोड़ा ठीक लगता है। तो वो यही कह रहा है कि सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता, सुग्गे का स्वर टेंटे टेंटे सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। वनस्थली मतलब वन की भूमि, ठीक है। उस वन भूमि में भी वो वन भूमि का हृदय चीरता है कि जहाँ बंजर भूमि है वहाँ पर भी पक्षी आ चुके थे। उठता गिरता सारस का सर टिरटो टिरटो मन होता है उड़ जाऊं मैं भी पर फैलाए सारस के संग। जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में सच्चे प्रेम की कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे, है ना। अब सारस नाम का एक पक्षी होता है जो हमेशा जोड़े में होता है ना। वो कहता है कि उठता गिरता सारस का सर, सारस का स्वर मतलब सारस की आवाज भी उड़ती रहती है वहां पर। टिरटो टिरटो, सारस का स्वर कैसा होता है? टिरटो टिरटो, वो टिरटो टिरटो की आवाज करता है तो कवि का मन उसमें रम जाता है। वो कहता है कि मैं भी सारस के पक्षी के साथ उड़ना चाहता हूँ, मेरा मन होता है कि मैं भी इसके साथ उड़ जाऊं, है ना। पर फैलाए सारस के संग, मैं भी सारस पक्षी के साथ पर फैला करके उड़ जाऊं। जहाँ जुगल जोड़ी रहती, मतलब जहाँ पर सारस की जोड़ी रहती, सारस का पक्षी हमेशा जोड़े में रहता है, तो वो कहता है कि मैं भी सारस के पक्षी के साथ उड़ जाऊं जो जोड़े में रहता है। हरे खेत में सच्चा प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे, वो कहता है कि मैं भी उस हरे खेत में चला जाऊं जहाँ पर सारस का पक्षी जाता है और उनकी प्रेम कहानी के साथ मैं भी उनकी प्रेम कहानी को सुन लूं चुपके चुपके से, है ना। क्योंकि सारस का पक्षी जोड़े में होता है, इसलिए वो कहता है कि उनकी मित्रता की कहानी मैं भी सुन लूं, उनकी मित्रता की बातें मैं भी सुन लूं। इस तरह से हम केदारनाथ अग्रवाल की चंद्रग्रहणा से लौटती बेर कविता पढ़ चुके हैं। चंद्रग्रहणा जगह का नाम है, बेर का मतलब है समय, ठीक है। बोलते हैं ना कि एक बेर हो गई, दो बेर हो गई, तो बेर का मतलब है उस दौरान, है। चंद्रग्रहणा से लौटती बेर मतलब उस समय में, ठीक है। उस समय की उन्होंने बात की कि वो एक जगह पर बैठे थे और वहाँ पर उन्होंने खेत को देखा, पहाड़ियों को देखा, उसके बाद में उन्होंने तालाब को देखा, पहाड़ियों को देखा, उन सब का वर्णन उन्होंने किया है। मानवीकरण अलंकार यहाँ पर ज़्यादा दिखता है, इस कविता में मानवीकरण अलंकार ज़्यादा दिखता है, क्योंकि उन्होंने हर प्रकृति की हर एक वस्तु का सीधा सीधा अलंकरण किया है, उसे कहीं न कहीं मानव से जोड़ने की कोशिश की है, मानव के साथ अंतरंग संबंध दिखाने की बात कही है ना। कि हर बात को उन्होंने मानव से जोड़ने की कोशिश की है कि जिसका संबंध मानव से हो, है ना। जैसे कि शादी ब्याह का संबंध मानव से होता है, तो हाथ पीले करने का संबंध मानव से होता है, हंसी खुशी का माहौल, उसके बाद में ठसक दिखाने का माहौल होता है, पगड़ी बांधने का माहौल होता है, ये सब माहौल मानव के साथ होते हैं। तो वही उन्होंने संबंध सीधे सीधे, वही स्वभाव उन्होंने प्रकृति के साथ भी जोड़ने की कोशिश की है। तो हम कह सकते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल की लिखी हुई यह कविता पूर्ण रूप से प्रकृति और मानव के अंतरंग संबंधों को प्रस्तुत करती हुई यह कविता है, जिसमें मानवीकरण अलंकार की छटा स्वतः ही दिखाई देती है, स्वतः ही महसूस होने लगती है, ठीक है। तो आप एक बार इस कविता को पढ़िए, इस कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थों को अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। थैंक यू।